रेजिस्टेंस एंड सेल। तो जो पावर आपको बताया था, पावर क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पावर क्या होता है? कार्य करने की दर, यानी कि कितना काम किया, कितने समय में किया। तो मोर पावरफुल मैन विल डू मोर वर्क इन ए गिवन टाइम, है ना। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम समय में ज़्यादा काम कर देगा। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। तो आपको अब मैं पढ़ा रहा था ना पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में। तो वहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि दो बाइकों का एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो स्प्लेंडर और एक रॉयल एनफील्ड या ड्यूक का एग्जाम्पल दिया था। तो कौन सी ज़्यादा पावरफुल होती है? डेफिनेटली ड्यूक या रॉयल एनफील्ड इन कंपैरिजन टू स्प्लेंडर। तो वो क्यों पावरफुल है? बिकॉज वो एक गिवन टाइम में ज़्यादा वर्क कर दे रही है। ठीक है। अब यहाँ भी हम पावर का डिस्कशन करेंगे, बट मोर इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिकल पावर, कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो एग्जाम्पल देखो आप लोग, एसी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है कि फैन? बताओ। तो एसी। एसी। एसी ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा वर्क कंज्यूम कर लेता है गिवन टाइम में, है ना। मान लो 1 घंटा एसी चलेगा और 1 घंटा सिर्फ पंखा चलेगा, कौन ज़्यादा बिजली का बिल लेके आएगा? एसी। एसी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है गिवन टाइम में, है ना। तो पावर ऑफ एसी इज मोर, इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन ऑफ एसी इज मोर इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन ऑफ सीलिंग फैन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बाइक का इंजन ज्यादा पावरफुल होता है कि गाड़ी का इंजन? कार का। कार गाड़ी का का। इंजन, राइट। कार। अब मुझे बताओ कि इन्वर्टर ज्यादा पावरफुल होता है कि जनरेटर ज्यादा पावरफुल होता है? जनरेटर, है ना। क्योंकि जनरेटर। इन्वर्टर पे बड़ी बड़ी चीजें नहीं चलती, लेकिन जनरेटर पे आपने शादियों में देखा होगा, बढ़िया एकदम, कितनी भी लाइटें जलाओ कोई दिक्कत नहीं है, डीजे चलाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन की बात करें तो इन्वर्टर ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है कि जनरेटर? जनरेटर। जनरेटर। कंजम्पशन की बात करें तो इन्वर्टर ये पंखा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है कि एसी? एसी, है ना। एसी। तो इसी टर्म्स में जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन को देखते हैं, तो उसको बोलते हैं पावर कंजम्पशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन को देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, तो उसको बोलते हैं पावर प्रोडक्शन। ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल दो या वर्क पर यूनिट टाइम बोल दो, तो आपको मिलेगा पावर, राइट। रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट इज द कोज ऑफ रेजिस्टेंस बेटा? क्या कारण होता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पाया जाता है? इंटरनल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी बताई थी ना आपको, कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर में से, तो उनको रास्ते में कौन मिलता है? एटम मिलते हैं, आयंस मिलते हैं, है ना। अगर सेल के अंदर, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पढ़ा है थोड़ा थोड़ा बैटरी यस के सर। बारे में। बैटरी के अंदर क्या होता है? कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर बैटरी के अंदर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कैटायंस और एनायंस से टकराना पड़ेगा यस बीच सर। में। तो यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस से टकराना पड़ेगा। और अगर वही इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर से मूव कर रहे हैं, तो उनको एटम्स ऑफ द कंडक्टर से टकराना पड़ेगा। और वो टकराते हुए, गिरते पड़ते हुए जाते हैं, इसलिए उनको दिक्कत आती है। और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। उसी रेजिस्टिविटी के कारण हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है बेटा। और उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, राइट। अब सेल क्या होता है? सेल सबने देखा है। यस। यस सर। अब मैं टाइप्स ऑफ सेल पूछूं तो ये मत बोलने लगना कि सर घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, है ना। ये सब नहीं बोलेंगे। सेल का मतलब होता है, क्या होता है सेल? क्या होता है बताओ? बताओ बताओ, अनम्यूट करके बताओ, सेल क्या होता है? अरे इधर एक चीज तो लिखी है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है सेल, है ना। सेल से आउटपुट क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या बोलते हैं और रिफाइंड टर्म्स में बोले तो सेल से क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना। अरे आपने बैटरीज देखी हैं, सेल देखे हैं? कोई 2.5 वोल्ट का होता है, कोई 5 वोल्ट का होता है, कोई 12 वोल्ट का होता है, देखा है ना भाई। घड़ी यस। का सेल कितना होता है? 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, है ना। 3 वोल्ट्स का होता है, सॉरी, 3 वोल्ट्स का होगा किसका सेल? घड़ी का सेल जो होता है। फोन की बैटरी कितने वोल्ट की होती है?
4.2 वोल्ट्स की होती है। इन्वर्टर की बैटरी कितने वोल्ट्स की होती है? 12 वोल्ट्स की होती है ना। तो ऐसे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देखे होंगे, बट इन सब के अंदर कॉमन चीज क्या है? दे ऑल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल पावर, Electrical है power. ना, इलेक्ट्रिकल पावर। और ये सप्लाई क्या करते हैं सर्किट में? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स उस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करना पसंद करेंगे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर Lower. पोटेंशियल। तो करंट जो होता है उसका डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं। ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। अब इन Yes. तीनों चीजों को एक एक करके क्वांटिफाई करते हैं, इनके फॉर्मूला देखते हैं और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो सब लोग अपने नोट्स निकाल लो, चीजें लिखते जाओ, देन वी विल यूटिलाइज देम इन क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, फिर लास्ट में पढ़ेंगे सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस, कि हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्यों होगा? अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करेंगे तो उनको उस मोशन के ड्यूरिंग तकलीफ महसूस होगी, कोलिजन्स करेंगे, तो इसी वजह से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है सेल के अंदर, ठीक है। तो हेडिंग डालो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो पावर की यूनिट्स अभी बताए क्या होते हैं? पावर की यूनिट्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब देखो बेटा, ये एक वायर है जो अब तक हम देखते आए हैं, इसके दो एंड्स हैं ए और बी। ए पर पोटेंशियल है वी ए, बी पर पोटेंशियल है वी बी। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ऐसा क्यों हुआ? हायर पोटेंशियल कौन सा होता है? जहां से पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट करता है, लोअर की तरफ मूव करता है ना। तो हायर पोटेंशियल कौन सा होता है? जहां से करंट स्टार्ट करता है। और लोअर कौन सा होता है? जिसकी तरफ करंट, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट मूव करता है। तो पॉजिटिव वाला कौन सा होता है? हायर पोटेंशियल, जो कि हमारा वी ए है। और लोअर क्या है? वी बी, ठीक है। ये पोटेंशियल दिया किसने इस सर्किट में? ये पोटेंशियल आया कहाँ से? कोई ना कोई बैटरी जुड़ी हुई होगी जो कि वी वोल्टेज की होगी, कोई ना कोई बैटरी कनेक्टेड होगी जो कि वी वोल्ट दे रही होगी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, तो वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। अगर एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन था? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं चार्ज से, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो क्यू इंटू वी एट ए हमें देता है पोटेंशियल एनर्जी एट ए, क्यू इंटू वी बी हमें देता है पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, यहाँ से हमें एनर्जी मिल गई। और कितने टाइम में होगा ये? कितने टाइम में पावर का ट्रांसमिशन या एनर्जी का ट्रांसफर होगा? ए से बी जो गैप है उतना, तो वो हमें डेल्टा टी मिलेगा, ठीक है। तो अभी पहले लिखो आप लोग कि V इज इक्वल टू, लिखो मत रुको, समझो बस। V इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर पोटेंशियल, ये ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि वी ए आपका पॉजिटिव पोटेंशियल था और वी बी आपका नेगेटिव था। तो वी ए बड़ा था, वी बी छोटा था, तो वी ए माइनस वी बी जीरो हो गया, ठीक है। अब चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, वो कैसा आएगा? करंट इंटू डेल्टा टी, ये हमें पता था। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस Q इंटू वी, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपको मिल गया Q इंटू वी, राइट। उसके बाद आपने Q इंटू वी किया, तो चार्ज को आपने लिख दिया I इंटू डेल्टा टी, और V एज इट इज रख दिया। तो आई वी इंटू डेल्टा टी आपको क्या मिल गया? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर पोटेंशियल। तो V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट इन द सर्किट है, और डेल्टा टी आपका कहाँ से आएगा? चार्ज को इक्वेट करने से, क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो V इंटू आई इंटू डेल्टा टी आ गया पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी पर यूनिट टाइम ही होता है पावर। तो मैंने क्या किया? व्हेन आई कैलकुलेट द पावर, जब मैं पावर कैलकुलेट करने लगूंगा तो मैं क्या कर दूंगा? इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा पावर को, तो डेल्टा टी वाला टर्म गायब हो जाएगा और पावर का फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वी आई, या इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखो। फिर हम
ओम्स लॉ यूज करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो पावर के दो डिफरेंट अलग फॉर्मूलाज भी आते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये तीनों लिख लो। ठीक है। देखो बेटा, अब पावर लॉस जो होगा किसी भी अगर सर्किट में से, किसी भी सर्किट में से अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है आई, तो सर्किट का मतलब एक गिवन वायर है। तो अगर आपको ऑलरेडी वायर दे दिया, जैसे मान लो ये पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोल्स के थ्रू आपके पास आती है, वायर्स के थ्रू आती है, जो पोल बीच में आपके खंबे लगे रहते हैं पोल्स। तो अब मान लो मैं ये रेड कलर का जो वायर बोल रहा हूँ, ये वायर फिक्स हो गया, एक ही वायर है ऑलरेडी जो इंस्टॉल कर दिया, इसका रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, इसका रेजिस्टेंस पहले से ही डिसाइडेड हो गया जैसे ही वायर फिक्स किया। अब और आपको पावर लॉस को मिनिमाइज करना है, पावर लॉस को मिनिमम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, करंट को बढ़ाना कि पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला आपको मिल गया ना, आई स्क्वायर आर। तो अब बताओ करंट ज्यादा होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा या कम Yes, sir. होगा। रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया, रेजिस्टेंस इज फॉर ए गिवन वायर, तो वायर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं हम। अब हमें क्या करना है, अब अगर हम करंट कम देंगे, अब अगर हम इस सर्किट में से कम करंट पास करेंगे तो हमारा पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारी बड़ी मेहनत से बनाई हुई एनर्जी वेस्ट हो जाए, हम कोल बर्न करने हैं, फोसिल फ्यूल बर्न करने हैं, क्या हम चाहेंगे वो ऐसे ही वेस्ट हो जाए, नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू मिनिमाइज द करंट इन द सर्किट। और अगर करंट को मिनिमाइज करना है तो आपने कल पढ़ा था ओम्स लॉ, उससे क्या आया था, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ भी फिक्स्ड ही है, उसी वायर की बात हो रही है। अगर मैं करंट को कम करता हूँ, करंट को कम करता हूँ तो क्या होगा, वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, कम। कम करना पड़ेगा, वोल्टेज भी कम होगी, है ना। वोल्टेज, लेकिन सुनो अब तुम इसको हटाओ, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वायर का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा, उसको छोड़ो, यहाँ पे आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। ट्रांसमिटेड पावर, वी आई, पावर का फॉर्मूला भी आया था ना, वी आई। तो ट्रांसमिटेड पावर है, इसको इधर से देखोगे समझ आएगा, दूसरे साइड से दो चार क्वेश्चन करेंगे तो वो दूसरा भी समझ आने लगेगा। पावर इज इक्वल टू वी आई। तो अब मुझे करंट कम कर दिया मैंने, और फॉर ए गिवन ट्रांसमिटेड पावर, ट्रांसमिटेड पावर क्या है, कम, ट्रांसमिटेड पावर क्या है, कम नहीं है। रुको सुनो, इधर से एक बार कंफ्यूजन आपका यहाँ से ही दूर कर देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो बेटा, V इज इक्वल टू आई आर है मेरे पास, रेजिस्टेंस ऑलरेडी फिक्स हो गया है। अब अगर मुझे करंट कम करना है तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी, है ना। अगर हम एक गिवन पावर की बात करें तो देखो, अगर P इज इक्वल टू हमारे पास वी आई है तो ट्रांसमिटेड पावर हमारी इधर से कम हो जाएगी। भाई करंट भी आपने कम कर दिया और वोल्टेज भी कम कर दी, तो ट्रांसमिटेड पावर तो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी। लेकिन ये भी हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर जो कि हमारे घरों में यूज होगी, जैसे 1 मेगावाट या 1 किलोवाट, जितनी भी एनर्जी यहाँ से, जितनी भी पावर जो है, 1 मेगावाट बोलता हूँ मैं, इतनी पावर मुझे ट्रांसमिट करनी ही करनी है। तो मैं क्या करूँगा मेरे पास वोल्टेज को कम करने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करंट को कम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पावर लॉस मुझे मिनिमाइज करना है। अदरवाइज अगर पावर लॉस मिनिमाइज नहीं किया तो ये वायर हीट करेगी, और हीट करने से जो थर्मल एनर्जी है जो आपकी, वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी। जो पावर यहाँ से स्टार्ट होगी पावर स्टेशन से, वो आपके घरों तक उतनी नहीं पहुंचेगी, बहुत कम पहुंचेगी। तो हम क्या करते हैं, फॉर द ट्रांसमिटेड पावर, जो कि ये भी फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है आपका, जो आपको रिक्वायर्ड है, करंट आपको कम करना है क्योंकि आप यू वांट टू मिनिमाइज द पावर लॉसेस। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, टू इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ा दो। वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है कि अगर आपने सुना होगा तो पता है ये बात, कि घरों में जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट्स। और एक ट्रांसफार्मर लगा होगा आपके चौराहे पे, नुक्कड़ पे, देखा है आपने ट्रांसफार्मर लगा हुआ। Yes, sir.
वो ट्रांसफार्मर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि उसके ट्रांसफार्मर से जो पहले वायर लगे हुए हैं वहां पे हाईयर वोल्टेजेस है बेटा, यानी कि लगभग 11,000 वोल्ट, कहीं कहीं 72,000 वोल्ट्स भी होता है। तो अगर इतना वोल्टेज आपके घर में आ गया तो खलास, सब कुछ खत्म, है ना। तो इसलिए Yes. बीच में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और ये वोल्टेज हमें क्यों बढ़ाना पड़ा? बिकॉज हम चाहते थे कि हमारे वायर कम हीट हो, और कम हीट होंगे तो हमारी जो एनर्जी पावर स्टेशन से चलकर घर तक आनी थी उसका मैक्सिमम पार्ट हमारे घर तक आ पाएगा, हीट एनर्जी में लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वायर्स हैं पावर स्टेशन से जो घर तक आती हैं, ये तो हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर्स की होती हैं, है ना। कई बार 200 300 500 किलोमीटर लंबी वायर्स भी होती हैं। तो इतनी लंबी वायर में अगर आपका पावर लॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भी हीट लॉस, तो घर तक तो कुछ एनर्जी आएगी नहीं। 1 मेगावाट चलेगा, घर तक आएगा 10 वाट, सब वेस्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी इंक्रीज द वोल्टेज। तो इसलिए आपको हायर वोल्टेज मिलता है, और इसलिए आपको ट्रांसफार्मर बीच में लगाना पड़ता है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आपका फोन जो है वो कितने वोल्ट पे चार्ज होता है बेटा? 5 वोल्ट्स पे। और घरों में कितनी आ रही है? 220 वोल्ट्स। बीच में क्या लगाना पड़ रहा है आपको? चार्जर। फोन का चार्जर लगाना पड़ रहा है। तो फोन का चार्जर क्या है? ये भी एक ट्रांसफार्मर है ना। ये भी एक ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? या तो वोल्टेज को बढ़ा देगा या वोल्टेज को घटा देगा। जैसे अगर मान लो पावर स्टेशन में 440 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा था, इतना वोल्टेज पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, तो क्या होगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा जो कि वोल्टेज को 440 से बढ़ाकर 11,000 वोल्ट्स कर देगा। फिर ये वायर के थ्रू जाएगी, आपके घर के पास वाले चौराहे तक आएगी, और फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा जो कि वोल्टेज को कम कर देगा 220, और फिर आप इसको सेफली अपने घरों में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए दोनों डिवाइसेस रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली। अब आपको पावर का ये फॉर्मूला समझ आया, पावर लॉसेस क्यों होते हैं वो समझ आया, हाउ टू मिटिगेट देम, कि पावर लॉसेस को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, टू इंक्रीज द वोल्टेज, ताकि करंट कम हो जाए। क्योंकि देखो पावर जो डिपेंड करता है वो वोल्टेज पे तो सिंगल डिग्री पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब पावर लॉस आप कैलकुलेट करते हो तो आई स्क्वायर आ रहा है, आई स्क्वायर आर, है ना। तो स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, जैसे करंट बढ़ेगा तो पावर उससे भी ज्यादा रेट से बढ़ता रहेगा, पावर लॉस। तो तीनों फॉर्मूला आपने पावर के लिए लिख लिए बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस अगर कॉम्बिनेशन में हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 रेजिस्टेंसेस, R1 R2 एंड R3 दिखे, R1 एंड R2 एंड R3। तो इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से अगर हम रजिस्टर को जोड़ें, एंड टू एंड जोड़ दें, तो ये क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। Combination. सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके बीच में क्या लगी होगी? एक बैटरी लगी होगी जो कि इसको पोटेंशियल दे रही होगी V वोल्ट्स का, पोटेंशियल दे रही है V वोल्ट्स का। अब ये V वोल्ट जो है वो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट के बीच का डिफरेंस है। लेफ्ट मोस्ट पे V हो गया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल था, और राइट मोस्ट पे 0 हो गया क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है बेटा। तो अब पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज V। कुछ ड्रॉप हो जाएगा V1 ड्रॉप हो जाएगा R1 रेजिस्टेंस में, V2 ड्रॉप हो जाएगा R2 रेजिस्टेंस में, और V3 ड्रॉप हो जाएगा R3 रेजिस्टेंस में, राइट। अगर हम करंट की बात करने लगे, वोल्टेज का मुझे समझ आया कि बैटरी ने V वोल्ट्स प्रोवाइड किया, उसका कुछ पार्ट जो कि V1 था R1 रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया, V2 R2 में हो गया, और V3 R3 में हो गया, और फिर अल्टीमेटली जो पोटेंशियल एट राइट मोस्ट पॉइंट है वो 0 हो गया। तो V से स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा सबने ले लिया, और राइट मोस्ट पॉइंट पे 0 आ गया। करंट के बारे में बात करते हैं बेटा। देखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ठीक है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में घुसेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से घुसेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स राइट मोस्ट साइड से घुसेंगे, क्या वो सारे के सारे अपना जर्नी इसके थ्रू भी कवर करेंगे, फिर सेकंड रेजिस्टेंस के थ्रू भी कवर करेंगे, और थर्ड वाले से भी कवर करेंगे, और लास्ट में इधर निकलने लगेंगे? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन R3 की साइड से घुसेंगे सर्किट में, क्या वो उतने ही R1 से की साइड से निकलेंगे? Yes. तो करंट क्या सब में बराबर होगा? Yes, sir.
करंट सभी में क्या होगा? यस, बराबर। बराबर। अरे इलेक्ट्रॉन्स को तुम पानी समझो, इलेक्ट्रॉन को क्या समझो? पानी। और रेजिस्टेंस को समझो पाइप। रेजिस्टेंस को क्या समझो? पाइप। पाइप। तो जो R1 R2 R3 है ये क्या है? कोई पतला पाइप होगा और कोई मोटा पाइप होगा। समझ गए? अब चाहे मोटे पतले पाइप कैसे भी जुड़े रहें, मान लो ये पतलू पाइप था, ये थोड़ा मोटा था पाइप, और ये और भी मोटा पाइप था, लेकिन अगर मान लो राइट मोस्ट साइड से एक थोड़ा पानी आया तो वो जो मोटे पाइप से जाएगा वही पतले से जाएगा, वही और पतले से जाएगा, कहीं एक्स्ट्रा पानी तो आ नहीं रहा कहीं से। नो। नो Yes. सर। सेम उसी तरीके से बोले कि इलेक्ट्रॉन्स को पानी समझ के तुम बोलो कि जितने मोटे पाइप में इलेक्ट्रॉन घुसे उतने इसमें से गुजरेंगे, उतने ही सबसे पतले वाले से गुजरेंगे। तो करंट क्या रहेगा इस केस में? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम क्या? करंट तीनों के थ्रू सेम रहेगा, सेम। है ना? जब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो करंट क्या रहेगा? सेम। सेम रहेगा। सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। ठीक है। यस। पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस को। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आती है ना, तो जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रेशर का डिफरेंस है। समझे? यस। भाई मोटे पाइप में प्रेशर ड्रॉप कम होता है और पतले पाइप में प्रेशर का ड्रॉप ज्यादा। ज्यादा होता है ना? तुम सोचो तुम्हारे पास 10 फीट की एक पाइप है, 10 फीट लंबी एक पाइप है और मोटी पाइप है। इसको फील करने का बता रहा हूँ तरीका तुम्हें कि पोटेंशियल ड्रॉप हायर रेजिस्टेंस में से पोटेंशियल ड्रॉप कम क्यों होता है, समझोगे? ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस आपका हायर होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि करंट इनमें बराबर है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब तुम समझो कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस मोटे पाइप का ज्यादा होगा कि पतले का ज्यादा होगा? बताओ। इलेक्ट्रॉन्स को या पानी को मोटे पाइप से गुजरने में दिक्कत कम आएगी कि पतले पाइप से गुजरने में दिक्कत? पतले। पतले। दिक्कत कम, मोटे पाइप से कम दिक्कत आएगी और पतले से ज्यादा दिक्कत आएगी ना। पतले Yes, sir. पाइप से पानी के लिए निकलना टफ है। तो अगर ये तुम्हारे पास 10 फीट का पाइप है, ठीक है बेटा, इसमें से अगर पानी जा रहा है तो इजीली चलेगा अगर मोटा पाइप है, और अगर पतला सा पाइप हो तो उसमें से पानी आपको फूंकना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी, तब भी नहीं जाएगा, है ना? तो जो आपका रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा, यानी कि पतला पाइप है, तो पतला पाइप क्या करेगा? उसको उसमें से पानी गुजारने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, और मोटे पाइप से आराम से चला जाएगा कम प्रेशर में। तो प्रेशर क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। दिक्कत जो आ रही है पानी को पंप करने में वो क्या है? रेजिस्टेंस। पतले पाइप का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे पाइप का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है। अब जितना समझ आया बढ़िया, नहीं समझ आया तो इलेक्ट्रिसिटी से ही समझ लो। अब देखो करंट बराबर है बेटा सब में, वोल्टेज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो V1 क्या हो गया? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR था ना, तो I R1। R1। V2 क्या आ गया? I R2। I क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि करंट सभी में बराबर है, जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड से घुसे वो हर एक रेजिस्टेंस से गुजर रहे हैं, राइट? तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू V1 प्लस V2। भाई जो कुछ V1 में हो कुछ V2 में, और तीनों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो V3 भी इधर आ गया, तो जोड़ दो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। अब इनकी वैल्यू मैंने रखी इक्वेशन में, तो मुझे पता था V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो I को कॉमन ले लिया बेटा, और फिर से ओम्स लॉ का R इक्विवेलेंट लगा के V अपॉन I किया, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो अब सिंपल से जो भी डिस्कशन हुआ उसके 3 टेक अवेज हैं। पहला क्या कि करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस इज इक्वल। जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े रहेंगे तो करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस इज इक्वल, सेम। वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। Yes. and equivalent resistance is equal to summation of all the resistances, Resistance. है ना? सभी को जोड़ोगे तो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तीनों चीजें आपको टेक अवेज है, लिख लो चाहे तो। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पहली बात, करंट थ्रू एवरी रजिस्टर इज सेम, voltage drop is directly proportional to the resistance of that individual resistor, and total resistance या कि equivalent resistance is equal to sum of all the resistances when they are connected in series।
ठीक है बेटा, फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक। अब क्वेश्चन करो, बहुत इजी सा सवाल है। 3 resistors 2 ohm 4 ohm and 6 ohm are connected in series, find the equivalent resistance। बताओ, आ गया? सीधा जोड़ना है सबको ना, 12 ohms। Yes. R1 प्लस R2 प्लस R3 था, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे। तो सीरीज में थे तो पहले का रेजिस्टेंस दूसरे का तीसरे का जोड़ दो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? 12 ohm। 12 ohm. ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर देखते हैं। पैरेलल कैसे होते हैं? जब ये ऐसे जुड़े रहेंगे, जब ये ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब देखो पैरेलल में क्या होता है। देखो बेटा, पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहे हैं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में दो रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, एक R1 और एक R2। जब ये दोनों पैरेलल में जुड़े रहेंगे ना, रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो इनका एक एंड और दूसरा एंड ये दोनों जुड़े, ये वाला इसका एक एंड पहला और इसका भी पहला जुड़े हुए हैं, इसका दूसरा एंड और दूसरा एंड भी जुड़े हुए हैं। अब देखो यहां पर मैं बैटरी लगाता हूं, सो दिस इज बैटरी। पोटेंशियल कितना दिया? V के बराबर। ठीक है, बैटरी ने क्या वोल्टेज सप्लाई किया? V। तो राइट मोस्ट पॉइंट यानी पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल आएगा? V आ गया। पॉइंट बी पर कितना आ गया? 0 आ गया। राइट, अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर्स की बात करें, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर, तो बेटा देखो इन दो, ये यहाँ पे तो वायर ही जुड़ी हुई है, ये तो वायर ही है खाली। तो वायर के थ्रू क्या पोटेंशियल ड्रॉप होता है? नहीं होता है। हम ये मान के चलते हैं कि वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है या आइडियल वायर है। जब भी सर्किट में वायर रखेंगे तो उसके थ्रू हम पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेते। तो यहाँ भी पोटेंशियल V रहेगा, नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल V रहेगा। राइट साइड में देखो तो इधर 0 रहेगा, इधर 0 रहेगा। तो क्या आपको दिख रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना आ गया? V माइनस 0 यानी V के बराबर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना आया? V माइनस 0 यानी कि ये भी V के बराबर। तो पहली बात तो हमें नजर आ रही है कि पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं करंट की। तो क्या करंट दोनों में बराबर रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग। देखो बेटा, राइट साइड से सर्किट में करंट आ रहा है आई करंट आया लेफ्ट साइड से। अब ये आई जो है इसको समझो तुम पानी है। ठीक है, ये पानी है। अब जैसे एक पाइप से पानी आ रहा है, उसके बाद ये दो पाइपों में बट गया, तो क्या डिवाइड हो जाएगा फ्लो ऑफ वाटर? Yes. तो ज्यादा पानी किस साइड से जाएगा? जहां रेजिस्टेंस नीचे की कम होगा या जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां से पानी का फ्लो ज्यादा रहेगा, ज्यादा। है ना? तो तो अब तुम सुनो कि जहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा, कम और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा। ज्यादा ज्यादा flow flow करेगा। ठीक है, अब मान लो ऊपर चला गया इसमें से कुछ पार्ट जिसको मैंने बोला I1, इधर चला गया कुछ पार्ट जिसको बोला मैंने I2। ठीक है, तो I1 प्लस I2 क्या आएगा? I के बराबर। Yes. भाई इनिशियली I था, यही तो दो अलग अलग टुकड़ों में बट गया, एक I1 एक I2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इनिशियल जो फ्लो था। ठीक है, तो R1 के थ्रू करंट I1 है, R2 के थ्रू I2 है। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बराबर जब होंगे जब ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस होंगे। अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बराबर नहीं है तो I1 और I2 अलग अलग होंगे। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच ऑफ द रजिस्टर इज गोइंग टू बी सेम। तो हमें दो चीजें पता चली डायग्राम से। पहली बात तो कि इनिशियल करंट जो सर्किट में टोटल करंट है वो इंडिविजुअल रजिस्टर्स के जो करंट है उसका समेशन होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों ही रजिस्टर्स में बराबर होगा। तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू I1 R1, ऑल्सो V इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, अब और आगे लिखते हैं इस बात को, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? R1 बाई R2
इज इक्वल टू I2 बाई I1। इससे ये पता चल रहा है कि यार रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट, और वो मैंने बताया भी था कि जिस पाइप में ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा उसमें से कम पानी जाएगा, तो ऐसे ही जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से करंट कम होगा। ठीक है, तो ये मुझे पता चल रहा है। फिर मैंने जो पहली इक्वेशन थी I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसमें वैल्यूज रख दी I1 और I2 की, V अपॉन R1 V अपॉन R2। यहाँ से मुझे V इंटू दिस मिल गया। अब मैंने इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के काय फॉर्म में करायली निकाला, तो वन अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये मुझे फॉर्मूला किसका मिला? इक्विवेलेंट अभ्यास रेजिस्टेंस करू व्हेन आणि तो इक्विवेलेंट त्याला चिमटा रेजिस्टेंस घ्यायचा नाही व्हेन रे टकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ भी 3 टेक अवेज की बात करें तो पहला टेक अवे क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल, करंट थ्रू द रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रजिस्टर, राइट। और थर्ड है कि R इक्विवेलेंट जो है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, सिमिलरली n रजिस्टर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, तो ऐसे ऐड कर दो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 अप टिल n। तो पैरेलल रजिस्टर n होंगे तो ये फॉर्मूला होगा। समझे बेटा? यस। अब एक क्वेश्चन करो मेरे लिए, तुम क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। R1 R2 R3 की वैल्यू दे दी है, फाइंड मी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? R1 प्लस R2 प्लस R3? 1 upon R1 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. हाँ, तो ठीक है, देखो मेरे साथ कैलकुलेट करो तुम फटाफट से। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन R1, R1 1 है, 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, एलसीएम लिया कितना आएगा 6, ये 6 11 प्लस 3 प्लस 2 तो क्या आएगा 11/6 तो मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ गया 11/6। रो। वाह वाह। 1 अपॉन लेफ्ट साइड में क्या था, मैंने जानबूझ के तुम्हें फंसाया। लेफ्ट साइड में क्या था 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा इसका 6/11 6/11 इज माय आंसर। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या है बेटा 6/11। ठीक है, निकाल पाए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में होते तो डायरेक्टली ऐड करना होता। ठीक है, अब क्वेश्चन है बेटा ये वाला, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इसमें पहला A और B के बीच में निकालना है, पॉइंट A एंड B। तो एक लाइन तो ये गया जिसमें 30 ओम्स था, एक इधर आगे 30 प्लस 30 है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। 20 शानू गोयल, शाबाश। देखते हैं सही है कि नहीं है। यस सर। किसी और का 20 आए तो बताना। यस सर 20 20 आ गया है, सब बच्चे करो। तो 20 ही आएगा इसका। देखो पहले सबसे पहले क्या करोगे, जो सीरीज में कनेक्टेड है उनको क्या कर लो, 30 प्लस 30 को क्या लिखोगे 60, और फिर आपका 60 एंड 30 किस में आ जाएगा पैरेलल में। तो 60 और 30 जब पैरेलल में आएगा तो क्या आएगा उनका रेजिस्टेंस 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 30, एलसीएम 60 लोगे, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 2 तो 3, तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा 60/3। तो 60/3 कितना होता है 20। ऐसे किया, 30 प्लस 30 को 60 लिख लिया।
अब 60 एंड 30 आर इन पैरेलल, तो 60 और 30 पैरेलल में थे, तो आपका इक्विवेलेंट बनेगा 20 ओम्स। ठीक है बेटा। अब मुझे करंट की वैल्यू और बताओ इस सर्किट में कितनी है। करंट इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू 0.1. 0.1. 0.1। ओम्स लो क्या बताया था, V इज इक्वल टू I आई आर। upon R. IR. IR. V कितना है इधर, 2 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस आपने 2 खुद volt. निकाला अभी 20 ओम्स है, तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो V आपका 2 है, R 20 है, तो 2 बाई 20 कितना होता है, 0.1 एम्पियर। 0.1. ठीक है, 0.1 एम्पियर। समझ गए? Yes, sir. So, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो सर्किट दिख रहा है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन, तो इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करो। सिक्स एंड 3 आर इन पैरेलल और 4 उनके साथ सीरीज में है। फिर शाबाश रौनक। 6. कितना है, 6. 6 ओम। 6 ohm. 6 ओम्स आ रहा है ना। 6 और 3 अगर पैरेलल में, तो इनका क्या आएगा बेटा आंसर, 2। Yes, sir. आर इक्वलेंट का तरीका है कि 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो 1 बाय R1 आएगा 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3, एलसीएम लोगे 6, ऊपर आएगा 1 प्लस 2, और रेसिप्रोकल लोगे तो 6 बाय 3, क्या आएगा आंसर 2। या फिर एक दो होंगे तो डायरेक्ट तरीका भी है कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो कैसे आएगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 18 बाय 9 जो कि 2 ओम्स आ गया। अब 2 ओम्स और 4 ओम्स सीरीज में होंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 4, यानी कि 6 ओम इज द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उनके बीच का रेजिस्टेंस है 6 ओम्स। करंट कितना आएगा, 3 ampere. करंट आएगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 एम्पियर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे बैटरी लगी है। ठीक है, तो इधर इधर भी 3 आएगा, इधर तक भी 3 आएगा, लेकिन ये 3 क्या फर्दर डिवाइड होगा, क्योंकि इसको 2 रास्ते मिल गए अब। So, तो एक को मैंने बोल दिया कि इट इज I1, दूसरे को बोल दिया I2। I1 और I2 की वैल्यू और बताओ। I1 और I2 की वैल्यू और बताओ। पहले तो ये बताओ, 3 एम्पियर आ रहा था, तो ज्यादा किस तरफ से जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर से ज्यादा पानी जाएगा, यानी मोटे पाइप से जिसमें कि रेजिस्टेंस कम होता है वहां से ज्यादा पानी जाता है। ठीक उसी तरीके से जिधर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत कम आएगी, उधर से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो करेंगे। तो रेजिस्टेंस 3 ओम्स का कम है कि 6 का कम है, 3 का। तो ज्यादा ज्यादा करंट किस साइड से आएगा, 3 की साइड से कि 6 की साइड से, 3 3 की साइड से। तो क्या बोल सकता हूँ कोई I2 विल बी ग्रेटर देन I1, yes, sir. बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अब वैल्यूज निकालो I1 और I2 की। Sir, I1 3 ampere, I2 6 ampere. I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर I1 1 ampere, I2 2 और ampere. I2 6 एम्पियर। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। तो और आया कितना था, 3, और 9 हो गया वो। 3 आया तो 9 कैसे हो गया बेटा फिर, 6 एम्पियर करंट नया कहाँ से आ रहा है। मतलब बोल रहे हो कि सर 2 लीटर पानी अंदर गया और 6 लीटर बाहर निकल गया। एक तरफ से आलू गया, दूसरे तरफ से सोना निकल गया, है ना। ऐसा नहीं करने का है यार, तो समझो। I1 प्लस I2 कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। I1 और I2 का समीशन 3 होगा, है ना। क्योंकि भाई जितना आया है 3 एम्पियर आया लेफ्ट साइड से, तो वही तो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में। तो I1 और I2 जुड़कर 3 एम्पियर के बराबर होंगे। I1 बड़ा रहेगा, I2 छोटा रहेगा।
सॉरी I2 बड़ा रहेगा, I1 छोटा रहेगा। ठीक है, तो जो बच्चे 1 एंड 2 आंसर कर रहे हैं, तो I1 इज 1 एम्पियर्स एंड I2 इज 2 एम्पियर, ये सही आंसर है। देखो मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज टू रेजिस्टर्स विल बी इक्वल, हेंस आई कैन राइट दैट कि I1 R1 जो कि 6 एम्पियर है इज इक्वल टू I2 R2 जो कि 3 एम्पियर है यहाँ पे। तो I1 बाय I2 कितना है बेटा? 3/6 यानी कि 1/2। 3/6. 1/2. और I1 प्लस I2 कितना है? 3 एम्पियर्स। 3 amperes. तो दो अननोन, दो इक्वेशन, डालो वैल्यू। I2 को 2 रख दो तो I1 को 1 रख दो, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है। और वैसे ही मुझे पता चल रहा है कि I2 2 एम्पियर आएगा ही, क्योंकि भाई ज़्यादा आना चाहिए था, और ये 1 एम्पियर आएगा, क्योंकि जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। समझे? Yes, sir. Yes, इसका sir. इसका और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। बैटरी देखिए, बैटरी। Yes, sir. Yes, sir. अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल को भिड़ा दिया जाए, टच करा दिया जाए, क्या होगा? अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में किसी वायर की हेल्प से टच करा दिया जाए, क्या होगा? चिंगारियां उठेंगी? अरे कभी किया नहीं क्या? सेल को ऐसे टच नहीं कराया? पबजी खेलो तुम, पबजी पबजी खेलोगे तो कुछ समझ आएगा नहीं रियल लाइफ का। लड़के तो खेलते हैं, लड़कियां क्या करती है भाई? लड़कियां भी पबजी खेलती है क्या आजकल? हम्म। शॉर्ट सर्किट लिखा है हर्षित ने, क्या होगा भाई? अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से टच करा दिया किसी वायर की हेल्प से, तो वायर का रेजिस्टेंस, क्या बोल रहा था मैं, वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0. आइडियल वायर अगर है तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया वायर का? 0। और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, और ओम्स लॉ लगा के देखें तो V इक्वल्स टू IR। अगर R की वैल्यू 0 हो जाए तो करंट कितना होगा? 3/0. इनफाइनाइट करंट, बता नहीं पाओगे, इनडिटर्मिनेट, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब तुमने जीरो रेजिस्टेंस का पाथ दे दिया इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, ऐसा पाथ दे दिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कोई रेजिस्टेंस ही फेस नहीं हो रहा, तो क्या बिंदास बहुत हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उस पाथ के थ्रू? अरे ऐसे समझो बादल फट गया तो पानी गिर जाएगा सारा नीचे, कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रहा, तो सारा वही हो रहा है ना? हाँ, डाउट? अब समझो, अब एक चीज और बता देता हूँ लगे हाथ, आपको पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आ गया। अब अगर हम बैटरी की बात करें बेटा, तो बैटरी आपने देखी है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, सारी बैटरियां अलग अलग तरीके की। तो क्या है, बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है? Yes, sir. आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा होगा यार, अभी उसमें Yes, sir. सेल पोटेंशियल, ई नोट सेल्स, ई सेल, ई नोट सेल, ये सब पढ़ते होंगे ना आप लोग अभी Yes, केमिस्ट्री sir. में, Yes. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये देखो, एक प्लेट होगी क्या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, और दूसरी किससे? नेगेटिव से। Negative. एक 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 के थ्रू जाएंगे कैटायन से, एक के थ्रू जाएंगे एनायन, एक कहलाएगा एनोड, दूसरा कहलाएगा कैथोड। Cathode. बीच में क्या भरा रहेगा? क्या बोलते हैं जो इनके बीचों बीच भरा रहता है इसको? Electrolyte. Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट, है ना? इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। ठीक है बेटा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कहाँ से कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? नेगेटिव Negative to टू positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। Negative to positive. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब देखो, मैंने कोई बाहर इस बैटरी के सर्किट जोड़ दिया बेटा,
कनेक्टेड द सर्किट आउटसाइड। तो कोई सर्किट था जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस थे, मैंने ये सर्किट जोड़ा बैटरी से, पॉजिटिव से जोड़ दिया, दूसरा एंड उस सर्किट का नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। अब ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस थे इस सर्किट में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेंगे अपना मोशन कहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। सर्किट के थ्रू पास करके फिर इधर आ जाएंगे और फिर पॉजिटिव टर्मिनल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब इस सर्किट को, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, क्या इनको इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू भी मूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू? करना पड़ेगा यार, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी। जब भी तो मूव करते हैं एनाइंस और कैटाइंस, तो इनको मूव करना पड़ेगा। तो ये चार्ज को मूव करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी। तो अब कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव कर रहा है, तो क्या ये वहां भी कोलिजन्स होगा आयंस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स का होगा? विद इन द इलेक्ट्रोलाइट आयंस के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या बोलें, क्या इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा फिर? यस सर। होगा भाई, जैसे आपने बोला कि वायर्स का भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का रीजन होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स होता है। तो जब ये अंदर इसको इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत आ रही है, तो इस क्या इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा बैटरी का? तो मैंने इसको बोल दिया आर, दिस इज द आर विच इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब ध्यान दो एक चीज, कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस केवल तभी एक्टिव होगा तब ये बैटरी किसी सर्किट में कनेक्टेड होगी, यानी कि जब ये पूरा लूप क्लोज होगा तभी ये लूप के अंदर आएगा। अगर मान लो बैटरी कनेक्टेड ही ना हो, ऐसे है बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सर्किट में नहीं है, तो वहां भी वो इनएक्टिव रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैटरी सर्किट में कनेक्ट होती है, वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो तुमने बहुत जल्दी से फोन के को यूज कर लिया, फोन को बहुत गेम खेलने लग गए फोन में, तो क्या फोन की बैटरी गर्म हो जाती है? हो जाती है। Yes, sir. क्यों हुई? क्योंकि आपने एक्सटर्नल सर्किट, जो कि फोन था, फोन अपनी बैटरी से कनेक्टेड था, तो फोन ने एनर्जी यूज करना स्टार्ट की, तो बैटरी गर्म होने का रीजन क्या है? जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं वो हीट जनरेट कर रहे हैं, और वो हीट आपको बैटरी गर्म होने से पता चल रही है कि हाँ हीट जनरेट हो रही है, समझे? क्या बैटरी चार्ज होती है तब भी गर्म होती है? फोन को चार्जिंग पे लगाते तो गर्म होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन्स हो रहा है, ठीक है। अब समझो, और ये रेजिस्टेंस केवल तभी काम करता है जब बैटरी सर्किट में कनेक्टेड है। अगर बैटरी सर्किट में कनेक्टेड ना रहे तो फिर क्या होगा बेटा? अगर ये बैटरी सर्किट में कनेक्टेड ना रहे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो क्या रहेंगे? ओपन सर्किट, उनके बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। अब जब ये ऐसी स्थिति होगी कि जब कोई भी रेजिस्टेंस इनके बीच में नहीं है, या कोई भी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसका यूनिट भी वोल्ट्स होता है, और उसकी वैल्यू केवल तब तक एग्जिस्ट करती है तब तक कि ये बैटरी आपकी किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्टेड ना हो, जब तक कि ये बैटरी किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्टेड ना हो। तो ओपन सर्किट वोल्टेज बोल सकते हैं इसको, ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ बैटरी, की सर्किट है ही नहीं, ओपन है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसका यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट्स होता है। जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट में, जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपना काम करने लगेगा, ये भी सर्किट में इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये भी जो एनर्जी हीट जनरेट होगी इसके अंदर, वो हीट इससे रिजेक्ट होती रहेगी जहां भी हीटिंग हो रही है ना, तो दैट विल बी हीट रिजेक्टेड। अब जब भी बैटरी के बाहर सर्किट जुड़ा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी काम किया, तो उसके बाद सर्किट जब जुड़ा हुआ है तब कौन सा वोल्टेज आएगा? दैट इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल, है ना। सेल का जो पोटेंशियल होता है, यानी एक्चुअल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, समझ गए? तो ईएमएफ आपका हमेशा ज्यादा होगा वोल्टेज ऑफ द बैटरी से, ईएमएफ हमेशा
वोल्टेज ऑफ द बैटरी से ज्यादा होगा। केवल एक कंडीशन हो सकती है कि जब ईएमएफ और वोल्टेज बराबर होंगे, वो होता है कि अगर आपका आइडियल बैटरी हो। आइडियल बैटरी का मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0. जीरो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो फिर बैटरी के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। बैटरी के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो जो उसका ईएमएफ है वही वो अपने एक्सटर्नल सर्किट को दे देगी, अंदर कुछ भी ड्रॉप उसमें नहीं होगा। और अगर इंटरनल ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि ईएमएफ जितना वोल्टेज ये नहीं दे पा रही, जो वोल्टेज दे रही है वो है कि ईएमएफ माइनस इंटरनल लॉसेस, है ना। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो लिखेंगे आगे जाके। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। यहाँ इसके लिए फॉर्मूला है दैट की IR, this is the current supplied to the external, this is the voltage supplied to the external circuit, V is equal to IR होता है ओम्स लॉ से। तो IR is the voltage supplied to the external circuit, एप्सिलॉन is the EMF यानी ओपन सर्किट वोल्टेज, माइनस I इंटू R। तो स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये जो कितना ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप बैटरी के अंदर, वो हमें क्या कहाँ से मिल रहा है? I इंटू स्मॉल r से। इतना वोल्टेज ड्रॉप इंटरनली हो जाएगा बैटरी में, और ये डिपेंड करेगा करंट इन द सर्किट पे। बैटरी के ये डिपेंड किस पे करेगा? करंट इन द सर्किट पे। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कैसे ट्रीट करोगे बेटा सर्किट में? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल सर्किट। जो बाहर वाला सर्किट है उसके साथ हमेशा क्या होगा? सीरीज में काम करेगा। ठीक है, जो ऊपर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था इधर, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू निकालने लगोगे तो R1 बोल दिया इसको, इसको R2 बोल दिया, नीचे वाले को R3 बोल दिया। R1 R2 R3 पैरेलल में, इनका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ जो स्मॉल r रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में ले लो। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग द बैटरी का रेजिस्टेंस, राइट। तो ऐसा करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, V इज इक्वल टू IR, IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। यहाँ पे एप्सिलॉन है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R is the resistance of external circuit, capital R, small r is the internal resistance of the battery, and I is the current in the circuit. ठीक है, चारों चीजें समझ आई। कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, एप्सिलॉन इज EMF ऑफ द बैटरी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज जो हो गई, R स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, I इज करंट इन द सर्किट। समझ आया बेटा? तो अब क्वेश्चन से और चीजें समझ आएगी तुम्हें, कितना आ गया बढ़िया। क्वेश्चन से और चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। इसमें थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे तुम, फिर इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे। करो ये क्वेश्चन। A battery of EMF 2 volts and internal resistance 0.1 ohm is being charged with a current of 5 ampere. What is the potential between the terminals of the battery? रोना गलत आंसर है। बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड बेटा,
ये आंसर तब सही हो सकता था अगर ये डिस्चार्ज हो रही होती। ठीक है, ये बैटरी चार्ज हो रही है। जिनको ठीक समझ नहीं आया वो समझो कि आपको बात करनी है कि चार्जर कितना वोल्टेज देगा। भाई चार्ज देखो, बैटरी है। जिनको मामला समझ नहीं आया ये सोचो कि ये कोई बैटरी है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के से कनेक्टेड क्या है? चार्जर। इस चार्जर में से दो वायर आए, एक पॉजिटिव पे गया, एक नेगेटिव पे गया। तो जो चार्जर वोल्टेज सप्लाई करेगा वही तो इसके टर्मिनल के ऊपर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो इसने वी दिया, इसने जो डिफरेंस, जो वोल्टेज चार्जर ने दी वही इन दोनों के बीच में आएगी पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्जर कितनी वोल्टेज देगा? पहली बात तो ये कि जितना इसका ईएमएफ है, और प्लस जो इसमें लॉसेस हो रहे हैं, जो लॉसेस होंगे वो भी चार्जिंग के टाइम पे चार्जर को ही एकोमोडेट करने पड़ेंगे, और जो ईएमएफ है उतनी वोल्टेज देनी पड़ेगी इसको चार्ज करने के लिए। जो ईएमएफ है उसके बराबर वोल्टेज बैटरी को देनी पड़ेगी चार्ज करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 12 वोल्ट की बैटरी को 3 वोल्ट से चार्ज कर लो। 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से ज़्यादा का चार्जर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बैटरी के अंदर इंटरनल लॉसेस होते हैं, खुद का रेजिस्टेंस होता है उसका, इस वजह से। तो तब आपने देखा होगा कि जब बैटरी चार्ज होती है तो गर्म होती है, और चार्जिंग के टाइम पे ज़्यादा गर्म होती है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए बैटरी गर्म होती है। जो बच्चे 0.5 2.5, जो बच्चे 0.5 2 1.5 ये आंसर दे, सब गलत है ये। इतना हिंट देने के बाद तो तुम्हें दिमाग लगा लेना चाहिए कि बैटरी है, जो चार्जर वोल्टेज सप्लाई करेगा वही वोल्टेज इसके दो टर्मिनल के बीच की वोल्टेज रहेगी ड्यूरिंग चार्जिंग। What is the potential between the terminals of the battery? A battery of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is being charged with a current of 5 ampere. 5 एम्पियर का करंट चार्जर सप्लाई कर रहा है, और जो वोल्टेज चार्जर सप्लाई करेगा वही वोल्टेज इन दोनों के टर्मिनल के बीच में रहेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ईएमएफ तो कम से कम बैटरी को चार्ज होते टाइम चाहिए, प्लस जो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक्स्ट्रा चार्जर को देना पड़ेगा, तभी बैटरी को जो मिलेगा कटपिट के वो ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल मिलेगा। अब बताओ, 5 एम्पियर करंट है, 0.1 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 5 एम्पियर करंट है, 0.1 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 0.5। 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो 0.5 वोल्ट तो किसने खा लिया? इंटरनल रेजिस्टेंस ने। बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? मिनिमम 2 वोल्ट्स, क्योंकि ईएमएफ 2 वोल्ट्स दे रखा है। तो चार्जर को कितना वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा? 2.5। 2.5 वोल्ट, जिसमें से 2 तो मिलेगा बैटरी को, और 0.5 जो है वो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो खा जाएगा। समझ गए? तो व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी देन, जो कि चार्जर सप्लाई करेगा। चार्जर कितना वोल्ट सप्लाई कर रहा है? 2.5। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी? 2.5 वोल्ट्स। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो आपको आया 0.5 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स 2 वोल्ट्स, तो बैटरी का ईएमएफ प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप, तो दोनों को ऐड किया तो 2.5 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू चार्ज दिस 2 वोल्ट का बैटरी। समझ गए? किस बच्चे को समझ नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछ लो। यहाँ पे उल्टा था ये क्वेश्चन। अब तक जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था तो ड्रॉप हो रहा था इंटरनल, लेकिन अभी चार्ज हो रहा है ये, तो चार्जिंग के टाइम पे ऐसा होगा। अब जिस बच्चे को डाउट है पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन गलत करोगे तुम सारे। पूछ लो पूछ लो। समझ आया आप जिन्होंने भी गलत आंसर किया था बेटा?
ठीक है, अब देखो, अगर ये हो गया तो अब मैं आपको कराऊंगा डीपी। ठीक है, डीपीपी में स्टार्ट करते हैं ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 220 ohms. It is stretched up to 3 times the length. Then its new resistance will be. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए। पोल में आंसर करेंगे, ठीक है, सब बच्चे करेंगे, और खाली एक ही बार बोलूंगा कि पोल में आंसर करो, तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिसको नहीं पढ़ना उसको कोई पढ़ा नहीं सकता। पोल लॉन्च कर दिया बेटा। हम मत करो वोट आप लोग ना, मैं बैठा हूँ, मैं वेट करता रहूंगा, आप वोट मत करो। ठीक है बेटा, जिन्होंने कर दिया तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। ठीक है, मैं सेकंड का पोल भी लॉन्च कर देता हूँ। जिनको वोट नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं। ठीक है, जो ऑप्शन 1 का जिन्होंने ऑप्शन बी किया है ना, वो गोलू बच्चे हैं। क्या है? गोलू। ये लोग वो हैं जो सबसे बैड परफॉर्म करते हैं एग्जाम में। यार एक वायर था, सुनो, उस वायर को स्ट्रेच कर दिया तो क्या उसकी थिकनेस कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। तुमने 11th में पढ़ा नहीं है? मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड नहीं पढ़ा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उसमें श्रिंकेज नहीं पढ़ा क्या? जब आप किसी को टेंसाइल लोडिंग करते हो तो क्या होता है? पोजोन रेशियो नहीं पढ़ा आप लोगों ने कि भाई जब आप किसकी लेंथ को इंक्रीज करोगे तो क्या उसका एरिया डिक्रीज नहीं कर जाएगा? और अगर तुम यंग्स मॉडुलस को वैलिड भी मान रहे हो तो क्या बोलते हो कि वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट विल नॉट डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ द रोड सेम रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो जब आपने क्या किया, इनिशियल लेंथ इसका एल दिया हुआ था बेटा, एल लेंथ कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि एरिया इसका ए था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, तो जब लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी तो एरिया कितना हो जाएगा? A/3। A/3। क्यों हो जाएगा? देखो, जिनको समझ नहीं आ रहा समझो। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। भाई ये सिलेंडर का एरिया क्या होता है? पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल।
पाई आर स्क्वायर इज द फ्लैट सरफेस एरिया, उसको एल में एक्सटेंड किया तो वॉल्यूम मिल गया, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दोनों ही केसेस में बराबर रहेगा, तो बोल दूं A1L1 इज इक्वल टू A2L2। L2 हो गया 3 टाइम्स ऑफ L1, तो A2 इंटू 3L1, और इधर A1L1 था, L1 से L1 उड़ गया, तो क्या आएगा A2 इज इक्वल टू A1/3। एरिया 1/3 हो गया, लेंथ 3 टाइम्स होगी, तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा? 9 times. 9 टाइम्स हो जाएगा। फॉर्मूला लगाओ यार, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। मटीरियल सेम है तो रो सेम रहेगा, तो मैं क्या बोलूँ R1 इज इक्वल टू रो L1/A1। सिमिलरली R2 को रखूँ तो रो L2/A2। जहाँ पर रो सेम एज इट इज रखा, L2 क्या है 3 टाइम्स ऑफ L1 और A2 क्या है A1/3। ये 3 ऊपर जाएगा तो ये आंसर आएगा 9 इंटू रो L1/A1, जो कि मेरा कितना है 9 टाइम्स ऑफ R1। तो इनिशियल रेजिस्टेंस के 9 टाइम्स हो गया। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20, तो 180 ओम्स। ठीक, तो गोलू कौन है? गोलू लोग जिन्होंने सीधा, अरे 3 टाइम्स लेंथ हो गया, वाह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाह 60। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के भी कभी करना पड़ता है। आप लोग जेई पढ़ रहे हो राइट, ऐसे नहीं है, गोलू क्वेश्चन कभी हर टाइम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है पहले ये समझो तुम। ठीक है, 23 बच्चों ने वोट किया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, एटलीस्ट यही कर देते कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन ई भी दिया है आप लोगों के लिए। तो जो 23 बच्चों ने वोट किया है उसके अलावा हमारे पास बच गए कितने बच्चे? 7 बच्चे। ठीक है, चलो आज एक काम करते हैं, हैंड रेज करो, अटेंडेंस ले लेता हूँ और वीडियो बना लेता हूँ, भेज देता हूँ मैं मैनेजमेंट को कि इन बच्चों को पढ़ना ही नहीं है। जो बच्चा मेरी आवाज़ सुन रहा है और क्लास में है, हैंड रेज करो, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस बेटा। जिस बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया वो दैट ही और शी विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। 23 स्टूडेंट हैव रेज्ड देयर हैंड्स and remaining are considered inactive and absent, so they are attending the class as proxy, right? So you are attending the class as proxy। अभी देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हैं और कितनों ने रेज किया है, 25 ने। तो ये 25 बच्चे वोट नहीं कर सकते, वोट तो मुझे 23 मिला खाली, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट स्टूडेंट है 30, तो 5 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास एज proxy। अब मैं इस वीडियो को यूज़ करके इन 5 बच्चों को हाईलाइट कर दूंगा, दे वोंट बी एबल टू ज्वाइन द क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, है ना? क्योंकि इतना लाइटली ले रहे हो तो ले लो, कोई बात नहीं, फिर हम लोग सीरियसली लेते हैं चीज़ों को, राइट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? ओम पर मीटर। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, देखो छोड़ो सारी बातें, लेट्स डू इट प्रैक्टिकल वाइज। कॉपर और एल्युमिनियम किसकी रजिस्टिविटी ज्यादा बेटा, कॉपर की कि एल्युमिनियम की? एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी ज्यादा, क्योंकि कॉपर ज्यादा कंडक्टिव होता है, तो कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हायर, बट एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी ज्यादा। अगर मैं एक गिवन क्रॉस सेक्शन की बात करूं, मान लो कि दोनों ही वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है, और लेंथ भी सेम है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा है। यानी कि अगर 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर लूं 1 mm स्क्वायर की, 1 mm स्क्वायर इज द डायमेंशन एरिया। ठीक है, 2 वायर लिया, एक कॉपर का और एक एल्युमिनियम का, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर ही है और लेंथ 1 मीटर है। नीचे वाले का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। तो बताओ मुझे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय ए। तो केवल और केवल टोटल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम की ज्यादा, तो रेजिस्टेंस भी एल्युमिनियम का ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो नीचे वाली वायर को अगर मैं एल्युमिनियम वायर बोल रहा हूँ कि दिस इज एल्युमिनियम और ये ऊपर वाली है कॉपर, ठीक है,
तो कॉपर वाली का रेजिस्टेंस कम है। कम। और पर यूनिट लेंथ की बात करूं तो किसका रेजिस्टेंस कम आएगा? कॉपर का। भाई 10 मीटर की वायर भी ले लो, अगर दोनों 10-10 मीटर की, तो भी कॉपर वाली का हमेशा रेजिस्टेंस कम रहेगा, है ना? अगर एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों वायर का एरिया ये सेम रहता और लेकिन लेंथ आपकी 10-10 मीटर्स होती, ये भी 10 मीटर की, ये भी 10 मीटर की, तब भी दोनों का रेजिस्टेंस वैसे ही रहता ना, कॉपर का हमेशा कम रहेगा, एल्यूमिनियम का हमेशा ज्यादा रहेगा। तो बेटा देखो, एक गिवन क्रॉस सेक्शन की वायर में, एक गिवन क्रॉस सेक्शन की वायर में, यानी कि दोनों का ही आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लेना है। उसके बाद पर मीटर ऑफ लेंथ जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका कम है। पर मीटर ऑफ लेंथ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उसका बोलेंगे कि पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर मीटर ऑफ द लेंथ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हायर। तो अगर दोनों मटेरियल की वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ वायर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा? एल्यूमिनियम का। कॉपर का कम आएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ? एल्यूमिनियम का। कॉपर का कम हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 2 का, जो बच्चे चले गए ना, देखो अब आज से मैं एक काम और स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, लेट्स बी मोर सीरियस टुवर्ड्स आवर प्रिपरेशन। मैं बिल्कुल लास्ट के क्लास में अटेंडेंस लिया करूंगा, ठीक है? जो बच्चे वहां पे मिलेंगे खाली आई विल मार्क देम प्रेजेंट, एक बार स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट, एक बार एंड में। उसके बीच में जो छोड़ के जाते हैं उनको फिर छुड़वा ही देंगे, ठीक है? मतलब फिर मेरी क्लास मत लेना आप लोग। ऐसे आप लोगों को कितने बार बोला जाएगा कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना? अगर तुम ऑफलाइन क्लास में हो तो कूट दिए जाते हैं अब तक। जो लिमिटेड से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना, 5-6-10 बच्चे, उसके अलावा बाकी किसी को पढ़ना नहीं है। ना तुम यहाँ पढ़ोगे, ना तुम ट्यूशन में पढ़ोगे, ना तुम कोचिंग में पढ़ोगे, और तुम फेल हो जाओगे। फिर बोलोगे कि अरे मैं तो ये हो गया, मैं तो ये था, मैं तो जन्म से गरीब हूँ, मैं तो मुझे तो एक आंख से दिखता नहीं है, ऐसे ये सब बहाने मारोगे, है ना? एक्सक्यूजेस केवल तब तक काम करते हैं जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट व्हेन यू वांट योर सेल्फ टू बी सक्सीडेड तो उस टाइम एक्सक्यूजेस को छोड़ो और मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है? जो बीच बीच में छोड़ जाते हैं ना, बस हो गया इतना ही काफ़ी है, तो जो अब छूट जाएगा उसको कौन पढ़ेगा भाई? कल आओगे तो शुरू से समझ आना बंद हो जाएगा। अगर पहले ही क्लास को छोड़ जाओगे तो जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो स्टार्टिंग से ही समझ नहीं आएगा, फिर 1 घंटा भी टॉलरेट नहीं कर पाओगे, फिर उसको भी छोड़ जाओगे, फिर 15 मिनट आओगे, फिर 15 मिनट कुछ समझ नहीं आएगा, फिर 15 भी आना छोड़ दोगे, है ना? तो पढ़ना ही नहीं है तो फिर इट्स योर विश। तो आई विल टेक अटेंडेंस एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंड ऑफ द क्लास। 7 PM पे मैं अटेंडेंस लूंगा। उस टाइम जो बच्चे रहेंगे, एक बार तो मैंने ले लिया, 7 PM पे फिर से लूंगा। लेट्स मेक इट मोर सीरियस, है ना? अब देखते हैं कितने बच्चों को पढ़ना है, कितने को नहीं पढ़ना। जिनको पढ़ना है वो स्टे करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, नहीं पढ़ना उनको हम नहीं पढ़ा सकते यार, मैं तो नहीं पढ़ा सकता एटलीस्ट। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है बेटा? कॉपर का कि एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का। तो अब देखो जब हम वायर खरीदने जाएंगे मार्केट में तो कौन सा खरीदना बेहतर है, कॉपर की एल्यूमिनियम? कॉपर। क्यों? सबको पता है क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम है तो उसमें पावर लॉसेस कम होंगे ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो उसमें हीट जनरेशन कम होगा। तो जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा वो वायर अच्छी होगी। और ऐसी वायर जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 0 हो जाए वो कौन सी वायर कहलाएगी? आइडियल वायर। कि ऐसा तो हमें चाहिए कि 0 रेजिस्टेंस की वायर है ना? तो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करो बेटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद, क्या एरिया का जिक्र आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में? नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि एरिया हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं कि एक गिवन एरिया की है। तो ऑप्शन बी और डी को तो उड़ा दो, इनका तो कोई रोल है ही नहीं। अब बताओ डिक्रीज इन लेंथ के साथ, डिक्रीजेस इन लेंथ, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी वायर की तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कुछ फर्क आएगा? नो।
नहीं, No, sir. क्योंकि पर मीटर ले रहे हो यार, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर नहीं करेगा, तभी तभी तो स्पेसिफिक है। तो ऑप्शन खाली ए बच गया। अब ए क्यों आया? इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर गुड कंडक्टर्स। यस, Yes. आपको बताया था ना, एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादातर कोलिजन होता है, फिर दिक्कत आती है फ्लो करने में। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और फॉर दैट मैटर रेजिस्टेंस इटसेल्फ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 करो। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूज आएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो ढीठ हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी खाली 20 बच्चों ने वोट किया है। तो क्वेश्चन अगर हो जाता है तो वोट जरूर कर दो यार, ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ 3 के लिए पोल लाइव कर रहा हूँ, अब 3 में करना है, 2 का बंद कर दिया। सब बच्चे करो बेटा सॉल्यूशन इसका। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा यार सुनो, ए सी बी एक वायर है, ए डी बी एक दूसरा वायर है, और ए बी ये तीसरा वायर है। तीनों ही सेम मटेरियल से बने हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया, तो लंबा वायर होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, छोटा होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा, राइट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी बी? ए सी बी का लेंथ कितना है? पाई आर। पाई आर। और ए डी बी का पाई आर। पाई और ए बी का 2 आर। 2R. ठीक है, Sure. तो अगर मैं रेजिस्टेंसेस लिखने लगूं इंडिविजुअल, आर की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? आर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो Yes. बेटा लेंथ ऑफ ए बी लिखूं, लेंथ ऑफ ए बी क्या है? चलो लेंथ नहीं लिखते, डायरेक्ट रेजिस्टेंस लिख देते हैं। तो ब्लू कलर वाले का रेजिस्टेंस आएगा 0.5, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मिल जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ इज पाई इंटू आर, तो पाई इंटू आर हो गया पाई, और ये आपका 0.5 था, तो 0.5 पाई हो गया रेजिस्टेंस ब्लू कलर के वायर का। और 2R लेंथ था येलो कलर के वायर का, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया R।
रेजिस्टेंस 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, आर ऐसे ही रह जाएगा। रेड कलर के वायर का रेजिस्टेंस 0.5 पाई। ठीक, अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल। पैरेलल में। तो आर इक्वलेंट पैरेलल में निकालते थे, कैसे आएगा? 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू 1/0.5 आर प्लस 1/r प्लस 1/0.5 आर। 0.5 तो इसका एलसीएम लोगे तो आर आ गया एलसीएम, ये आ गया 2, Yes. ये +1 + 2। ठीक है बेटा, 2 + 1 + 2। अच्छा पाई भी तो था, अरे आई आर नहीं है यार, ये पाई है, सॉरी, ये पाई है, ये आर है और ये पाई है ना, मैंने गड़बड़ कर दिया इस नीचे लिखते टाइम, तुमने याद भी नहीं दिलाया, सो रहे हो ना सारे। 1/0.5 पाई प्लस 1/r प्लस 1/0.5 पाई। ठीक है, इसी को दोबारा रिफॉर्मुलेट करके लिख लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। ये आएगा 2/पाई, ये प्लस 1/r, ये 2/पाई। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? पाई आर। Yes, sir. अच्छा यार, इधर हमने आर को ना 1 लिख लेते तो यहाँ आर नहीं आता, या 1 आ जाता। इसको भी फर्दर सिंपलीफाई, ये 1 ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर आर भी बाद में मल्टीप्लाई करके गड़बड़ करते, तो इधर 1 लिख लेते हैं, ये 1 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम आ गया पाई। ठीक है, और ऊपर करोगे तो वैल्यू क्या आएंगी? नीचे पाई आ गया, ऊपर करो तो क्या आएगा? ये 2, ये पाई, ये 2, तो कितना आ रहा है? पाई +4 और नीचे पाई, ये आ रहा है 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? पाई अपॉन पाई +4। 4. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाई अपॉन पाई +4। जिन बच्चों को डाउट है, डाउट पूछ लो तुरंत के तुरंत। एग्जाम में गुड़ गोबर मत करके आना, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि अभी पकड़ूंगा मैं तुम सबको, जिन्होंने एग्जाम बेकार दे रखे ना, सब पकड़े जाओगे अब तुम। अभी यस सर बोलते हो ना क्लास में, हाँ सर आ गया समझ, हाँ सर आ गया समझ, देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अगर पिछले में डाउट है तो डाउट पूछ लो। n रजिस्टर्स हैं बेटा, n है कि n+1 है? टोटल नंबर रजिस्टर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स देखो, पहला r, दूसरा r+1, फिर 2 3 अप टिल n, तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं? n+1। ठीक है, करो अब। तो इनको n+1 से कर लो, या फिर एक काम करो कि इस r को अलग रख लो, सीरीज में है ना, इस r को अलग मान लो और फिर यहाँ से इनका अलग से सम कर लो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? n/2 इंटू 2a प्लस L. n-1 इंटू Then d। this one to D. ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर टर्म था, मैं अगर इसको बात करूं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो कितना आएगा बेटा? आर इक्वलेंट जब ये सीरीज में है तो ऐसे आएगा, r+1 प्लस r+2 प्लस r+3, ऐसे n तक जाएगा। ठीक है, r+n तक। ठीक है, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बेटा ध्यान से देखना, r को अलग लिख लिया,
ठीक है, क्योंकि n+1 टर्म थे, कंफ्यूज होते, उससे अच्छा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिन्होंने आंसर आ गया जिनका, वो पोल में आंसर कर दो जाके, ठीक है। मैंने क्या किया, आर को अलग लिख लिया और बाकी जो टर्म्स थे उनको एज इट इज लिखा, r+1 प्लस r+2 प्लस r+3 प्लस अप टिल r+n तक, ठीक है, ये लिख लिया। तो अब देखो जो रेड कलर से लिखे हैं, ये अलग से लिखे हैं, ये वाले, ये कितने टर्म्स हो गए, क्या ये n टर्म्स हो गए? यस सर। n टर्म्स हो गए, क्योंकि 1 से लेके n तक जा रहा है। वो उसको r को बाद में ऐड करेंगे जो ब्लू से छोड़ दिया, ठीक है। अब इनमें मैं r माइनस कर लेता हूँ हर एक में, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे और सिंप्लीफाई करके, इट इज इक्वल टू r प्लस n इंटू आर। भाई n बार r था तो n इंटू आर अलग से आ गया, प्लस 1+2+3 ऐसे n तक। दोनों चीज सेम चीज है ये समझ आया क्या किया मैंने? यस सर। भाई n हर एक में r टर्म था ना इंडिविजुअली, इधर से r लिया, इधर से r लिया, इधर से r लिया और इनको खोल दिया, तो n टाइम्स आ जाएगा r, तो n इंटू आर करके उसको ऐड कर दिया और बाकी क्या बच गया, 1 2 3 4, उनको इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। अब सिंपल हो गया मेरे लिए फॉर्मूला लगाना, तो मैं क्या करूंगा, r प्लस एन आर प्लस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, n/2 इंटू a इज 1 प्लस n-1 इंटू डी, 2a था तो 2 आ गया ना, सॉरी, प्लस n-1 और d कितना है, d की वैल्यू 1 है। यस सर। तो इसको सॉल्व कर लो अब, और फिर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है वो देखो। इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, r प्लस एन आर, तो r इंटू n+1, ये तो इधर हो गया, और प्लस इसको खोलेंगे तो ये आएगा n/2 इंटू 2, तो n प्लस n-1 इंटू n/2, तो ये क्या हो रहा है, n/2 इंटू n-1। देखो अब ये कौन से मैच हो रहा है किसी से, n+1 इंटू आर, सर n+1 नहीं होगा? +1 क्यों होगा? सर जब हम n-1 की ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 में से 1 का तो 1 आता है, फिर बीच में प्लस आएगा ना। ये इधर प्लस आएगा, सर कहाँ? जहाँ पे आपने लिखा ना n/2 ब्रैकेट में n-1, वहाँ प्लस आएगा, n+1। क्यों आएगा +1 क्यों आएगा? फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2 में से 1 गया तो 2 बड़ा तो पॉजिटिव साइन नहीं है, अच्छा n+2 अच्छा, 1 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल ले रहे हो ना आप, अच्छा आप अलग अलग यस सर। करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, हाँ समझ गया यार, कि यहाँ पे इसको सॉल्व करते टाइम यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, फाइनली। यस सर। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2 को मैं भूल गया, नहीं 2 को भूला कहाँ हूँ मैंने n बाहर लिख लिया ना, तो मैं इस n को मिटा देता हूँ, सॉरी, फर्दर सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा, तो मैं इसको n को नहीं लिखता, मैं इस अंदर ब्रैकेट को खोल लेता हूँ और n/2 एज इट इज लिख के, और 2 प्लस n-1, तो n+1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब सॉल्व हो गया। अब क्या करें, तो n+1 और n+1 कॉमन आ गए, तो आसान हो गया, n+1 इंटू आर प्लस n/2, तो कौन सा ऑप्शन आ गया फिर बेटा, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। तो इसको बहुत अलग अलग तरीके थे, ये सिंपलेस्ट है, कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे ऐसे इकट्ठा अलग निकालते जाओ और फिर सिंपल फॉर्मूला लगा के कर लो, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको होमवर्क लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे मैं शेयर कर दूंगा ना, ये तो मैं शेयर कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क करके आना, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। इन्फिनिटी तक जुड़े हुए हैं कैपेसिटर्स, सॉरी रजिस्टर्स, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और तब तक के लिए ये सॉल्व करना,
नेक्स्ट क्लास में हम